नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी हार गई है, ऐसा नैरेटिव बन गया है, ऐसे लोगों के बीच में चर्चा है। वजह क्या है? वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से भी पीछे रह गई, 240 सीटों पर ही सिमट गई। अब ऐसे में इस बात को लेकर विश्लेषण हो रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो इसका एक जवाब शिंदे साहब की तरफ से भी आया है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से आया है। क्या कह रहे हैं उसे सुनिए पहले। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये जो 400 पार का नारा था, इसी ने दिक्कत कर दी, इसी ने फायर बैक कर दिया। क्या असल में यही हुआ है? आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, शिंदे साहब कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दिया तो लोगों के बीच में ये नैरेटिव गया कि आप संविधान बदल देंगे, आप जो आरक्षण का मुद्दा है उसमें जो है जो गड़बड़ी आप कर सकते हैं वो कर देंगे, और इसी ने फायर बैक किया और स्थिति ये बन गई कि आप 400 पार तो छोड़िए, आप बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचे। हिमांशु, देखिए, आप उस तस्वीर को याद कीजिए जो एनडीए संसदीय दल की बैठक थी। उस बैठक में जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करते हैं तो सीधे जाते हैं और पास में रखा हुआ जो संविधान है उसको माथे से लगाते हैं। बड़ा सा कॉपी, एक संविधान बहुत ही पुराना, उस वक्त का जब ये साइन हुआ था संविधान 75 साल पहले, वो कॉपी सेंट्रल हॉल में रखी हुई थी। वहाँ जाकर के उन्होंने सब काम से पहले संविधान को सर माथे लिया। उसका अलग अलग जो इंटरप्रिटेशन आया, उसमें एक इंटरप्रिटेशन ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में इस आरोप का लगातार सतत तरीके से सामना करना पड़ा कि वो दरअसल संविधान को बदलना चाहती है। वो चाहती थी या नहीं चाहती थी, इस बारे में किसी ने नहीं सुना। कोई भी सफाई बर्दाश्त नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ ये नैरेटिव चला कि वो संविधान बदलना चाहती है और इसीलिए वो 400 का आंकड़ा चाहती है ताकि कोई उसका विरोध न कर सके। अब संविधान बदलना चाहती है और 400 का आंकड़ा चाहती है, इसीलिए तो संविधान को बदलने की अगर जरूरत उनको लगती है तो वो बदल सकते हैं। आरक्षण कैसे जुड़ गया, ये बड़ा सवाल है। तो वो ऐसे है कि आप जिस पोजीशन पे खड़े होते हैं ना, लोग आपको वैसे ही देखते हैं। एक पृष्ठभूमि है भारतीय जनता पार्टी की कि साल 2015 में सरसंघ चालक ने 2015 के जो चुनाव थे बिहार के, उसकी ठीक पहले ये बात कह दी थी कि आरक्षण के जो प्रावधान है उसके पुनरावलोकन की ज़रूरत है, फिर से उसको आकलन किए जाने की ज़रूरत है। और इसी एक बात को मुद्दा बनाया लालू यादव ने और कहा कि ये संविधान में बदलाव करेंगे, आरक्षण को हटा देंगे। और इसी बात पर लालू और नीतीश मिलकर के वो चुनाव जीत गए 2015 का। तो भारतीय जनता पार्टी की ये पृष्ठभूमि, 400 की मांग और कुछ नेताओं का ये कहना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो ज़रूरी है, संविधान बदलना है हमें, और संविधान बदलने के लिए तो 400 चाहिए। नेमली अनंत कुमार हेगड़े जो कि कर्नाटक से आते हैं, और दूसरे अयोध्या सांसद, फैजाबाद सांसद लल्लू सिंह, ये दोनों ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ही संजीदगी से ये बात एक्सप्लेन किया अपने लोगों को, और ये कैमरे पर भी आया कि 400 इसीलिए ज़रूरी है कि संविधान बदलना है। तो लोगों में सामान्य तौर पर ये डर आ गया कि कहीं ये संविधान बदलने का जो सिलसिला है ये वही आरक्षण को तो नहीं बदलना चाहते हैं,
आरक्षण के पुनरावलोकन की मांग तो कर ही चुकी है आरएसएस, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। और ज़बरदस्त तरीके से इस एक नैरेटिव के पीछे लामबंदी हुई और उसका आपने असर भी देखा कि जो 63 सीट घटे हैं, है ना, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके की तरह थे। कहा जा सकता है कि कई जो फैक्टर्स रहे होंगे उनमें से एक प्रमुख फैक्टर ये 400 पार का नारा था। अच्छा, ये तो शिंदे जी की बात का विस्तार से आपने उनको समझाया कि किस तरह उनके मन में जो बात थी वो। मैं यहाँ पे ब्लेम गेम देख पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हों, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया अब की बार 400 पार, गृह मंत्री हों, उन्होंने भी जिक्र किया, तो जो केंद्रीय नेतृत्व था वहीं 400 पार का नारा दे रहा था। वो नारा ही गलत था। ये शिंदे साहब क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में भी जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, हम भी कुछ सीटें जो हार गए हैं, उसके पीछे आपका नैरेटिव था जो कि फॉल्स नैरेटिव था। अब आपने जो क्रिएट किया एटमॉस्फेयर वही गलत था। देखिए, जब एक बार बात जुबान से निकल गई तो उसके बाद तो इंटरप्रिटेशन ही होता है ना। आप उस बात को वापस तो नहीं ले सकते हैं। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, क्या आपने अपने भाई से झगड़ना छोड़ दिया है? अब इसका हाँ में जवाब दीजिए। आप नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि आप झगड़ा करते थे। बिल्कुल। आप ना में जवाब दीजिए इसका, तो इसका मतलब अभी भी आप झगड़ रहे हैं अपने भाई से। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका ना हाँ में जवाब होता है ना में जवाब होता है। लिहाजा ये जो प्रश्न था कि जैसे ही मोदी जी ने इसको संसद के पटल पर अब की बार 400 पार, बीजेपी 370 पार, तो उनकी कल्पना रही होगी कि 370 का जो हमने धारा हटाया है तो उससे मैं जोड़ता हूं इसको, और राष्ट्रवाद के वो भाव में ओतप्रोत होकर के जनता 370 तक पहुंचाएगी। 303 तो पहुंचा ही चुकी है, तो 370 नहीं भी पहुंचाएगी तो उसके आसपास तो कर ही देगी। और उन्होंने बहुत कम दिया सीटें सहयोगियों को, 30, मात्र 30, 400 पार, क्योंकि उन्हें भी लगा कि अगर उतनी ही सीटें दे देता हूं जितनी कि वो लाने जा रहे हैं 50-60, तो फिर तो ये 425 हो जाएगा, तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, तो उन्होंने रोक दिया उसको। तो 400, तो लोगों को ये लगा कि अब जबकि प्रधानमंत्री ने बोला है तो उस बात को दोहराना जो है वो वक्त ही मांग है, तो बाकी लोग भी दोहराने लग पड़े। तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठ गया, जब 272 पर बहुमत का आंकड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी को 400 क्यों चाहिए? बिल्कुल, ये हर जगह सवाल करने लगे लोग। 272 में आप सरकार बना सकते हैं तो 400 क्यों चाहिए आपको? तो लोगों के सामने जब ये प्रश्न उठा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे संभालने उसको कि देखिए उसमें संविधान को बदलना है ना, बहुत काम करने हैं अभी, तो उस चक्कर में अब क्या करें, ये 400 तो चाहिए। अब ऐसा ये जो लाइन निकला, इसका नतीजा जो है हमें मिल गया कि 63 सीटें घट गई। पर अब ये जो 63 सीटें घट गई तो राजनीति में कोई भी चीज़ यूं ही ज़ाया नहीं जाती है हिमांशु। तो अब इस आंकड़े को इस्तेमाल करते हुए अपने बैड परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। सत्ता आपकी, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आप चुनाव हार गए। महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 30 सीटें इंडिया के पास, और आपके पास मात्र 17 सीटें, एक सीट कोई और लेके चला गया। शिंदे जी के पास जो सीटें आई वो 7 आई, और एक सीट आई अजीत पवार के पास। एक आध कोई और एक सहयोगी था वो लेकर के आया, तो मात्र वो बमुश्किल 9 सीटों में सिमट कर रह गए। दोनों मिला ले तो 8 ही सीटें आई। अब इसके मुकाबले उधर चलिए तो उनको 9 सीटें अकेले आ गई, शिवसेना उद्धव जी को, है ना। और सबकी मिला ले, भारतीय जनता पार्टी की भी और शरद पवार की भी, तो माफ करें कांग्रेस की भी और शरद पवार की भी, तो कुल मिलाकर हो गई 30। अब पिछले चुनाव से तुलना करिए आप तो पाएंगे आप कि 48 में 41 सीटें जीती थी एनडीए ने, जो मात्र 9 पे रह गई। उन्होंने उस वक्त 41 जीता था, और 41 जो जीता था उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी की 23 थी।
तो भारतीय जनता पार्टी खुद गिरी है, शिवसेना भी गिर गई है शिंदे वाली, और अजित पवार की एनसीपी। तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा क्योंकि सामने चुनाव है, महाराष्ट्र में सामने चुनाव है, तो ठीकरा कहीं तो फोड़ना पड़ेगा। क्यों हारे? क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव में 6 महीने पहले हार गए हैं तो फिर विधानसभा कैसे जीतेंगे आप? तो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल कि लोकसभा में तो हम प्रधानमंत्री की वजह से हारे। विधानसभा चुनाव से मत जोड़िए उसे, हम लोकसभा में प्रधानमंत्री की वजह से हार गए। उन्होंने 400 का नारा दे दिया था। विधानसभा चुनाव में हम नए नारे के साथ जाएंगे, और ये जो बेअंदाजी है कि 400 जीत जाऊंगा, ये हम नहीं करने जा रहे हैं। जमीन पे इतना ही मजबूत अगर शिंदे साहब अपने आप को मान रहे हैं तो बीएमसी के इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते हैं? तमाम चीजें हैं, साफ हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव में तो ये दिखा दिया ना कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की तोड़फोड़ की है उसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ा है। तो अगर शिंदे साहब को ये लगता है कि वो दूसरे की गलती है तो दिखाया होता पहले अपनी ताकत। नहीं हुए ना बीएमसी के इलेक्शंस। हाँ, बिल्कुल सही है। आपका बड़ा सटीक प्रश्न है कि भाई बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो तो मुंबई में किसकी ताकत है वो तय करता है। तो वो चुनाव 3 साल से नहीं करवाए हैं लोगों ने, तो क्यों नहीं करवाए हैं? पर मुझे लगता है हिमांशु, हकीकत इन दोनों के बीच में कहीं पर है। हकीकत देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर हारी है तो वो क्यों हारी है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो जन भावना है वो ऐसा लगता है कि वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है। आप 7 सीटें हैं और उनकी 9 है। वो थोड़ा ज्यादा लड़े थे, ये थोड़ा कम लड़े थे, और कहते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है। और प्रश्न ये है कि सत्ता भी आप ही का है। कोई विपक्ष में रहकर आपसे ज्यादा सीट जीत रहा है, तो इस बात को मत भूलिए कि सत्ता आपकी है। दिल्ली से लेकर राज्य तक थी। हाँ, और कौन किस तरह से लूडो खेलता है तो किसको क्या पता है। जब सत्ता है आपके पास तो 7 ही सीट जीत पाए, अजित पवार 1 ही सीट जीत पाए, आपको दी तक कम गई। बिल्कुल, आप 16 सांसदों वाली पार्टी थे शिवसेना, 13 को टिकट दी, उसमें से 7 ही जीत पाए। 4 दी गई अजित पवार को, उसमें से 1 ही जीत पाए। तो हकीकत तो ये है कि जहां एक तरफ 400 का नारा लगा, वहीं दूसरी तरफ ये भावना जो है कि असली शिवसेना उद्धव की है और असली एनसीपी पवार साहब की है, ये भावना भी प्ले कर रही थी। और इस कारण से ही इन्हें कम वोट मिले और कम सीटें इनकी जीत हुई है। तो इस बात को भी निगेट करना है, छुपाना है, और इसीलिए 400 के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया। पर यह समझना पड़ेगा कि 400 वाला जो नारा है वो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हकीकत दोनों के बीच में है, क्योंकि सही भी है। प्रधानमंत्री के नारे ने ये एक माहौल तो बनाया ही ना पूरे देश में कि 400 आप क्यों लेना चाह रहे हैं। इसलिए जब शिंदे साहब ये कहते हैं तो पूरी तरह से नहीं सही, लेकिन आधी सही है कि जो माहौल बना उसकी वो भी एक वजह हार की है। दूसरी वजह हार की उनके यहाँ यह है कि भाई उन्होंने अपने ही नेताओं को धोखा देकर के पार्टी जो तोड़ी थी, तो जनता ने नहीं स्वीकारा उसको। पर पहली बात भी उतनी ही सच है। इसीलिए मैं कहता हूँ सच दोनों के बीच में कहीं पर है। क्योंकि क्या हुआ है, देखिए कि हमारे देश में जो पिछड़ा समाज और ख़ास तौर पर दलित समाज जो है, आज की तारीख में अपना उत्थान, अपनी सुरक्षा और अपनी सशक्तिकरण, ये तीनों संविधान में ही देखता है। अगर संविधान है तभी मुझे पढ़ने का अधिकार मिला, तभी नौकरियों में आरक्षण मिला, तभी नौकरियों में आकर मैं एक ऐसी कुर्सी को प्राप्त कर सका जो अभी तक सवर्णों के हाथ में ही हुआ करती थी। ये सब ताकत मुझे कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। और संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले। और राहुल गांधी कांग्रेसियों के हाथ में वो लाल किताब संविधान की, उसने भी असर किया है। उन्होंने उस भावना को समझा। भारतीय जनता पार्टी ने ये बोला, उसके बाद उनके नेताओं ने एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने के बाद संविधान बदलने वाली जो बात रखी कांग्रेस ने, उसका व्यापक असर हुआ। पिछड़ों को लगा कि भाई हम लोगों ने अपने आप को इस पोजीशन पर लाया है, आज की तारीख में हम बड़े बड़े पदों पर हैं, हमारे साथ वो तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं जो हमें आरक्षण से पहले नहीं घटित होती थी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम IIT में हैं, हम एम्स में हैं, हम IAS में हैं, हमें आरक्षण के वजह से और भी कई लाभ हैं इस देश में,
वो सारी छीनने के लिए कोई तैयार है क्या? और अगर ऐसा है तो उसको सबसे पहले हराओ। तो ये भावना जो है ये सामने आई, और हकीकत है इस बात में कहीं दो राय नहीं है कि संविधान के जो प्रावधान है, खासतौर पर आर्टिकल 16(4) जिसमें कि एफर्मेटिव एक्शन की बात है, जिसके दम पे आरक्षण है, तो उसने आरक्षण ने खासतौर पर एससी समुदाय को बहुत कुछ दिया है, एसटी समुदाय को बहुत कुछ दिया है, और ओबीसी भी बड़े लाभार्थी रहे हैं। आप संविधान बदलने की बात कर देंगे और संविधान बदलने की बात को विपक्ष आरक्षण से जोड़ने में सफल हो जाए तो फिर कैसे बचेंगे? अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण यह है हिमांशु कि हमारे देश में 84 सीटें हैं जो कि दलित समुदाय के लिए आरक्षित है, 84 सीट्स, और इसमें से ज्यादा सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ज्यादातर सीटों से मेरा तात्पर्य यह है कि 46 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 6 सीटें मात्र कांग्रेस ने जीती थी। दोनों जोड़ करके हो गए 52, और बाकी जो सीटें थी 32 सीटें वो देश में अलग अन्य पार्टियों ने जो दलितों की राजनीति करती हैं उन्होंने जीती। पर मैक्सिमम जिसको लायन शेयर कहा जाता है वो तो गई थी भारतीय जनता पार्टी के पास, 84 में 46 और कांग्रेस के पास मात्र 6। 2009 का आंकड़ा, अब 2024 का आंकड़ा आ जाइए, 84 की 84 सीटें। इस बयान का क्या असर हुआ देख लीजिए। इस बयान का असर ये हुआ कि 84 सीटों में 46 जीते थे, इस बार 30 जीत कर आए। कांग्रेस जो मात्र 6 जीती थी इस बार 20 जीत कर आई, 20। 16 सीटें उधर कम हुई और इधर लगभग 14 सीटें जुड़ गई। आप सोचिए किसका फायदा और किसका नुकसान। यानी कि आरक्षण के लाल किताब डायरी को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो घूम रहे थे राहुल गांधी, उसका व्यापक असर हुआ, उनको फायदा हुआ। वो आरक्षण बचाने वाले के रूप में, संविधान बचाने वाले के रूप में उनकी पहचान हुई, और भारतीय जनता पार्टी की पहचान संविधान को बदलने और आरक्षण खत्म करने वाले के रूप में पहचान हो गई। और नतीजा आपने देखा कि उनकी सीट संख्या जो है 46 से 30 हो गई और कांग्रेस की 6 से 20 हो गई। अब ये एसटी वर्ग में आप चले आइए। एसटी वर्ग में हमारे संविधान ने देश में जैसे एससी वर्ग के लिए, दलितों के लिए 84 सीटें रिजर्व की है, 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व की है, ट्राइब 47 सीट्स फॉर द एसटी। उसमें 2019 का आंकड़ा कहता है कि उनमें जो 47 सीट्स में 31 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी 2019 में। सोचिए 47 सीटों में से 31 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास थी और मात्र 4 सीट कांग्रेस के पास थी। ये 2019 का आंकड़ा। 2024 का जो आंकड़ा आया इस बार कि 47 सीटों में से 25 सीटें रह गई भारतीय जनता पार्टी की, 31 से 25 हो गई घट करके, जबकि कांग्रेस जो मात्र 4 सीटें लेकर के आई थी 2019 में, बढ़ करके वो 12 हो गई। 3 गुना उसमें बढ़ोतरी हो गई और इस तरफ 31 से 25 पर आ गए। यानी कि इस कैंपेन का एक व्यापक असर पड़ा और एससी और एसटी समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग जो 2019 के चुनाव में जुड़ गया था जाकर के भारतीय जनता पार्टी से, वो सड़क करके कांग्रेस की तरफ आया और कांग्रेस की सीटों में इजाफा होता है। और ये इजाफा इसी एक नैरेटिव की वजह से हुआ जो कि स्थापित किया गया कि भाई बीजेपी संविधान बदल सकती है, आरक्षण खत्म कर सकती है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिस तरह से इसका एक पॉलिटिकल असर होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जो 63 सीटें घट रही हैं, आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। आधी सीटें तो ऐसे ही घट गई है। बिल्कुल पॉलिटिकली आप बाद में हारेंगे, पहले तो ये 400 सीटें तो सच कहीं बीच में है, ये हकीकत है। वो अपनी करनी की वजह से भी हारे और इस नैरेटिव की वजह से भी। अच्छा चलिए, लोकसभा चुनाव तो हो गया है, अब विधानसभा की तैयारी है और विधानसभा में ज़्यादा वक्त नहीं है। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे, हरियाणा में भी इलेक्शन है, इसके अलावा झारखंड में भी इलेक्शन है, तो अब ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं है इन राज्यों में। खास तौर पे महाराष्ट्र में जो स्थिति हुई है उसके बाद तो लग रहा है कि राज्य में भी स्थिति और बिगड़ेगी। ब्लेम गेम खेलने से क्या कुछ होने वाला है? और दूसरा सवाल ये कि लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद इधर जुड़ जाएंगे,
अब क्या शिंदे साहब उधर जुड़ जाएंगे, उनका क्या जो वो था वो फिर से उधर ही चला जाएगा? क्या लग रहा है, मतलब अभी से जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरह से नेगोशिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, संयोग बड़ी अजीब चीज होती है और आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिन जिन राज्यों में हारे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वाले, संयोग ऐसा देखिए, उन्हीं उन्हीं राज्यों में चुनाव है। हरियाणा में भी आधे हो गए 50%। जिन जिन राज्यों में हारे उन्हीं उन्हीं राज्यों में चुनाव है। अब आप देख लीजिए कि झारखंड में एक भी एसटी सीट नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, नॉट इवन वन। ये 5 सीटें वहां हैं, रिजर्व सीटें, 5 की 5 हार गई। पिछली बार 5 जीत गई थी। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा ये विडंबना है कि उन्हीं उन्हीं जगहों पर, और जहां जहां उसका असर नहीं हुआ है वहां वहां अभी चुनाव नहीं है। जैसे असर नहीं हुआ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, वहां भी तो एससी सीटें और एसटी सीटें हैं, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी। आंध्र प्रदेश में असर नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी, जनसेना और टीडीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, पर वहां चुनाव ही नहीं है। और जहां चुनाव है वहीं चुनाव हारी है इस नैरेटिव से, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। अब महाराष्ट्र की बात कीजिए तो महाराष्ट्र में 48 सीटों में इस बार आई है मात्र 9 सीटें, और उधर एनडीए को 9 सीटें तो एमवीए को 30 सीटें आ गई हैं। जाहिर है इसका असर जो है वो विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। और शिंदे जब ये कह रहे हैं तो शिंदे दरअसल एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत नैरेटिव आ गया था, वो मोदी जी की बातों की वजह से आ गया था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए आप हमें आप लोकसभा चुनाव में तो दंडित आपने कर दिया, हमें विधानसभा चुनाव में दंडित मत करिएगा। ये बताने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो मोमेंटम है पावर का वो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, वो खिसकता हुआ दिख रहा है एमवीए की तरफ। और इसीलिए आपने सही कहा कि उद्धव क्या जाएंगे उस तरफ। ऐसा लग रहा है कि शिंदे साहब जो है वो कहीं दोबारा से, या उनके जो सांसद हैं वो कहीं ना आ मिले। उसी तरह प्रकार पवार कैंप में भी हो रहा है। अब पवार 1 सीट जीत करके आए हैं, और सबसे निर्णायक सीट जो हो सकती थी बारामती की सीट पर उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, अजित पवार ने। उधर से वो खड़ी हो गई सुप्रिया सुले, जो वहाँ से सांसद थी, और सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार दोनों खड़ी हुई। और देखिए कि वहाँ से शरद पवार की एनसीपी जीत गई, सुप्रिया सुले जीत गई। तो वहाँ भी जो पावर का मोमेंटम है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा, उसमें भी शिफ्ट हो गया और वो चला आया शरद पवार की तरफ। तो ये जो एमवीए का मजबूत होना लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी घटना है। और ऐसे में जबकि आपको चुनाव में जाना है, कांग्रेस ने वहां पर बेहद अच्छा प्रदर्शन दे दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो ये तय हो गया, कांग्रेस ने क्यों दिया, कि देश में जो दलित अल्पसंख्यक, ये जो 2 वर्ग है, इसका वोट अगर पाना है तो हर रीजनल पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना होगा। क्योंकि एसटी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे की है कि देखिए, राष्ट्रपति को बैठाया, और राष्ट्रपति को जब वो जब राष्ट्रपति बनी तो फिर ये कहा गया कि देखिए, एक ऐसी महिला को जिसको लोग, कांग्रेस ने कभी तवज्जो नहीं दी, या फिर ऐसी बातें हुई, उसको हमने देखिए देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया है। तो लगा कि एसटी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह से कर रही है कि वो जो 400 पार का नारा इलेक्शन में दिया गया उन सब से छू लेगी, लेकिन हो उल्टा रहा है। और आप उसी 400 की वजह से हो रहा है। आप देखिए कि आज शपथ ग्रहण हुआ है, मोहन मांझी संथाल जाति से आते हैं, संथाल जो ट्राइबल कम्युनिटी है उससे आते हैं। तो ये प्रयास जारी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के बहुत सतर्क है कि अरे ये गड़बड़ हो रहा है। और यहाँ आपको हम बताते चलें कि आरएसएस का बहुत अच्छा काम ट्राइबल्स के बीच हुआ है। वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए उन्होंने कई प्रदेशों में, छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, बहुत लोग काम कर रहे हैं।
उनकी शिक्षा को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर एक खतरा जो है वो था कि ईसाई आएंगे और इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी कि वो फिर उनको बना देंगे क्रिश्चियंस, तो हमें अपने लोगों को बचाना है। हालांकि ट्राइबल्स जो हैं वो अपने आप को पारंपरिक रूप से उस तरह से हिंदू भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये है कि एक जो लार्जर हिंदू फोल्ड है उसमें वो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उसमें कंसीडर होते हैं, भी उसमें इम्पैक्ट तो बहुत काम किया ट्राइबल्स के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका असर था कि उनकी सरकारें भी बनी, उसको रिकॉग्नाइज किया। लेकिन देखिए इस बार का जो चुनाव था भाई, आखिरकार ट्राइबल जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी आपको हम बताएं कि बहुत अच्छी संख्या में राजस्थान में है, और मीणा कम्युनिटी जो है, जो लाभार्थी है, वो तो बड़ी ही डेवलप्ड कॉम है, वो सबसे ज़्यादा आईएएस और अफसर बनाती है। राजस्थान में हार क्यों हो गई है, समझिए इस बात को। ट्राइबल्स ने और एससी ने अपने वोट खींच लिए, और यही बात हरियाणा में हुई, 5 सीटों पर आ गए, 10 में से 5 सीटों पर। यही बात महाराष्ट्र में हुई, यही बात झारखंड में हुई। अच्छा, इलेक्शन के वक्त नैरेटिव ये सेट हो रहा था पुरुषोत्तम रूपाला कि जो उन्होंने जिस तरह से उनके खिलाफ नाराजगी थी, खुद इलेक्शन जीत गए, कहा जा रहा था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत असर होगा, हालांकि थोड़ा बहुत असर हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीजें निकल कर अब सामने आ रही हैं विश्लेषण में, वो ये है कि असल में दिक्कत वहां नहीं इधर हो गई, मतलब डैमेज होना कहीं और था, हो कहीं और गया, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला खुद ही अपना इलेक्शन जीत गए। तो फिर हाँ, पर वो ट्रेलर था, फिल्म ये है ट्रेलर भी सही है, क्योंकि देखिए राजपूत समुदाय के वोट नहीं आए और संजीव बालियान हार गए मुजफ्फरनगर। हाँ, नहीं, बिल्कुल असर देखने को मिला। बिल्कुल देखिए, राजपूत समुदाय के एक बड़े नेता के तौर पर आरके सिंह हो जाते अगर इस बार चुनाव जीतते वो आरा, लेकिन देखिए वो चुनाव वहाँ हार गए। वहाँ जो भी वजह रही होगी, वहाँ पर हालांकि अलग वजह थी, लेकिन राजपूत समुदाय को रिप्रेजेंटेशन बिहार से नहीं मिला है, वो भी अपने आप में एक अलग कहानी है कि भाई केंद्रीय कैबिनेट में नहीं मिला है, पर कई जगहों पर नुकसान हुआ। कैलाश चौधरी केंद्र में मंत्री थे मोदी की सरकार में, और वो जो वहाँ रविंद्र सिंह भाटी खड़े हुए, सारा समुदाय बाड़मेर में उनके साथ हो गया, वो दूसरे नंबर पर थे, कैलाश भाटी और कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पे थे। तो पुरुषोत्तम रूपाला भले ही वो जीत गए, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट में नहीं आ पाए वो। हाँ, तो डैमेज तो हुआ, डैमेज ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। केंद्रीय कैबिनेट में लाने से और ज़्यादा ठाकुर समुदाय नाराज होता, तो उसको रोकने के लिए इस तरह के स्टेप्स लिए गए। पर वो बात थोड़ी सामने थी, ट्रेलर के तौर पर थी, जो पूरी फिल्म थी वो तो यहाँ थी। और ये बहुत बड़ा असर एससी और एसटी समुदाय के बीच हो रहा था, और ये असर ये था कि कांग्रेस के साथ ये सारा वोट शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अथक परिश्रम करना होगा कि इन वोटों को जीता कैसे जाए, क्योंकि जिन जिन राज्यों में ये शिफ्ट हुआ है वहीं वहीं तो चुनाव है। चलिए, अब चुनाव भी हैं और तमाम परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव का लब्बो लुभाव अगर देखें और सबसे बड़ी बात देखें तो वो 400 पार का नारा ही था जिसके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव चलता हुआ नजर आया है, होता हुआ नजर आया है, और उसी एक नारे ने डैमेज किया है। ये शिंदे साहब भी कह रहे हैं और तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कि दिक्कत तो इस वजह से हुई है। अब इस दिक्कत की भरपाई कैसे होगी, ये ब्लेम गेम जो खेलना शुरू कर दिया है, जो शिंदे साहब कह रहे हो या फिर तमाम और नेता कह रहे हो, उससे कैसे भारतीय जनता पार्टी बचेगी, अब ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। बॉल उनके हाथ में है, देखिए क्या करते हैं। फिलहाल के लिए आपको कोई अगर आपका सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।